नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। सत्ता का बंटवारा। इससे पहले कि हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करें तो आओ क्यों ना एक पॉजिटिव थॉट के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि एक वक्त गुजरा है, एक गुजरना बाकी है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधरना बाकी है, इसलिए बिगड़े हुए को छोड़कर आओ सुधार की ओर आगे बढ़ें। तो आओ इन्हीं पॉजिटिव शब्दों के साथ आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। ये है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा। यानी वर्ल्ड लेवल पर विश्व के अधिकांश देशों में जो पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, देश की सरकारें हैं, वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले बात आती है सत्ता का सामुदायिक बंटवारा। समुदाय के अनुसार विभिन्न सामाजिक समूहों में जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें उनकी संख्या के अनुसार बंटवारा करना, ये एक प्रकार का पावर शेयरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं सत्ता का सामुदायिक बंटवारा, कम्युनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इस प्रकार का बंटवारा आप बेल्जियम में देख सकते हैं। बेल्जियम में जो सबसे छोटे स्तर की सरकार होती है उसमें इस टाइप्स का बंटवारा मिलता है। इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सत्ता का धार्मिक एवं भाषा के आधार पर बंटवारा, यानी लोगों की भाषा के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, ताकि विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में किसी प्रकार का इश्यू ना बने। तो ऐसा बंटवारा जिनको हम भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर बांट देते हैं, तो बेल्जियम में ऐसा देखने को मिलता है। एक वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक तीसरी होती है सामुदायिक कम्युनल गवर्नमेंट, जो जैसे इंडिया में वो पंचायती सरकार कहलाती। लेकिन हमारे यहाँ पर भाषा और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत, ऐसा बंटवारा है। और कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की सत्ता की साझेदारी में और बेल्जियम, जो यूरोप का एक देश है जहाँ की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, उसकी सत्ता की साझेदारी में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। तो समानता ये है कि वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर जो थर्ड लेवल की सरकार है वो धर्म और भाषा के आधार पर बटी हुई सामुदायिक सरकार होती है। लेकिन भारत में जो तीसरे स्तर की सरकार होती है वो ग्राम स्तर पर बटी हुई सरकार होती है, जिसको हम भारत की सत्ता में पावर शेयरिंग का तीसरा स्तर भी कहते हैं। जो भारत के संविधान के 73rd अमेंडमेंट 1992, उसके बाद से भारत में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंच, ऐसी व्यवस्था रहती है। इसके अलावा ब्लॉक समिति, जिला परिषद और नगरों के अंदर जैसे मेयर आदि की व्यवस्था इसमें रहती है व्यवस्था। देन आता है सत्ता का अक्षितिज बंटवारा। अक्षितिज, होरिजन होता है जो आपकी आंखों के सामने। होरिजन वास्तव में क्षितिज उसको कहते हैं जहां आपको दूर कहीं जमीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं, तो यानी वो आपकी आंखों के बिल्कुल पैरेलल है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम होरिजन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी जिसमें तीनों के तीनों अंग या जो भी अंग हैं हमारी गवर्नमेंट के वो एक दूसरे के पैरेलल हों। इसमें होती है विधान पालिका, देन होती है कार्यपालिका, देन होती है न्यायपालिका। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लेजिस्लेचर। इसके अलावा जुडिशरी एक होती है, और एक तीसरी होती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन टाइप्स की पावर शेयरिंग होती हैं। तो इनको इंडिया में ऐसी पावर शेयरिंग भी रहती है। देन होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे की ओर, वर्टिकल। इसे हम संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ऐसा भारत में, यूएसए में इस प्रकार की सरकार मिलती है
जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश में कार्य करती है, और दूसरी होती है राज्य स्तर पर जो राज्य में कार्य करती है, और तीसरी होती है ग्राम पंचायत जो गांव के स्तर पर कार्य करती है। और इंडिया और यूएसए का दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इंडिया में भी और यूएसए में भी दोनों में इस प्रकार का सत्ता का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, संघीय फेडरल गवर्नमेंट मिलती है। डिफरेंस क्या है कि इंडिया के अंदर जो हमने संघ बनाए हैं वो कमिंग होल्डिंग टूगेदर है, होल्डिंग, इनको एक देश के रूप में बांधा गया है। इसीलिए जिसका काम किया था वल्लभ भाई पटेल ने, भारत के पहले होम मिनिस्टर ने, जिनको भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, क्योंकि उसने भारत की जो 550 रियासतें होती थी, हालांकि 562 होती थी, 12 रियासतें पाकिस्तान बन गया तो उसमें चली गई, तो 550 बच गई, उनको सबको एक सूत्र में बांधने में वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क भी उनको कहते हैं, वो है। जबकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया है जिसको हम कहते हैं कमिंग टूगेदर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही आगे टॉपिक आता है कि सरकारों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हालांकि यही वाले आपके कुछ पॉइंट्स रोटेट होके आएंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ और ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 1 कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार, ऐसी सरकार जिसमें शक्तियाँ केंद्र को और राज्य को और उसके अंगों में बांटी जाती हैं, जैसे जुडिशरी हो गई, जैसे आपकी लेजिस्लेचर हो गया, जैसे आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, तो ये हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्राम पंचायत। इस प्रकार की जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंडिया में है, बेल्जियम में है, यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 25 देश हैं दुनिया में। 25 देशों में ऐसी सरकारें मिलती हैं। देन होता है एकात्मक सरकार, यूनिनरी इसको बोला जाता है, जिसमें शासन व्यवस्था इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होती है कि केंद्र सरकार है जो राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों को विशेष आदेश दे सकती है। देखो, इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो राज्यों को केवल सजेशन देती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो यूनिनरी सरकार होती है, जहां पर एकात्मक सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा आदेश आएगा कि ऐसा करना है। ये डिफरेंस है। जैसे ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, चाइना है, फ्रांस है, श्रीलंका है, नेपाल है, आयरलैंड है, इस टाइप्स का। नेपाल में कई बार ये आप एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको दे भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल में 2006 से लेकर अब तक लगातार कई बार ये प्रोसेस उसकी चेंज होती रही है। वहाँ पर कई बार जो पहले राजशाही थी, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर डेमोक्रेसी के अंदर भी कई सारे वहाँ पर मामले ऐसे चलते रहते हैं, तो हर एग्जाम्पल में आप रख भी सकते हैं। देन है गठबंधन सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, जब बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब ऐसा, यानी जब जनता किसी एक दल को पूर्ण बहुमत ना दे तब ऐसी सरकारें बनती हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। देन आता है उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। फिर बात आती है केंद्र सरकार, जिसको कहते हैं आम सरकार, जो पूरे देश के लिए काम करती है। देन होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो केवल राज्य में काम करती है, जैसे हरियाणा सरकार, जैसे पंजाब सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान सरकार, तो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं। देन आता है सामुदायिक सरकार, जो किसी कम्युनिटी की अनुसार काम करती हो, भाषा के आधार पर, जैसे बेल्जियम में एग्जाम्पल आपको दिया गया है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, प्रजा मीन्स जनता, लोक मीन्स जनता, और तंत्र माने सिस्टम, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा लोगों की शासन हो, लोगों के लिए शासन हो। और ये शब्द कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, और यही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी है आज की डेट में। नेन है राजतंत्र, राजा का तंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा सर्वोपरि होता है, चीफ ऑफ द स्टेट होता है।
देन है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जहां पर सत्ता पर जबरदस्ती शासन किया जाता है। सेना का अध्यक्ष जो होता है वो सत्ता को अपने अनुसार मोल्ड कर लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ रहे हैं जिन्होंने सत्ता तानाशाही की, इसी प्रकार से चिली में पिनोसे रहे हैं, इसी प्रकार से म्यांमार में भी इस टाइप्स की तानाशाही की सरकारें चलती रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इराक में भी सद्दाम हुसैन की तानाशाही चलती रही है प्राचीन पिछले कुछ दशकों में, वर्षों में। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसी सरकारों को तानाशाही सरकार कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। आओ अब बात करते हैं भारतीय संविधान की कुछ सूचियों की। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट इसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो विषय हैं जिनको अलग अलग ढंग से बांटा गया है, जिसमें एक सूची है सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची जिसको बोला जाता है, सेंट्रल लिस्ट, जिसमें केंद्र के कानून होते हैं, यानी जिन पर वे टॉपिक्स जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको चलाती है। वे नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, जैसे फाइनेंस हो गया, जैसे विदेश यानी फॉरेन मामले हो गए, जैसे बैंकिंग का मामला हो गया, जैसे डाक हो गया, जैसे तार हो गया यानी पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक रक्षा, डाक, तार, वित्त रक्षा, ऐसे कुल मिला के लगभग 97 सब्जेक्ट हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार ये संख्या आपकी ऑप्शन में मिलेगी एमसीक्यू में, और तब आपसे पूछेगा कि सेंट्रल लिस्ट में कितने विषय शामिल है। 97 विषय शामिल है। देन आएगा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जो राज्य सरकार उन पर कानून बनाती है, और ये स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जिसमें जैसे पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, तो ऐसे अलग अलग स्टेटों की है। तो ये स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर भी स्टेट विषय है, इरिगेशन भी स्टेट का विषय है, ट्रेड और कॉमर्स ये भी स्टेट के विषय हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 62 सब्जेक्ट हैं। देन आता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट इसको बोला जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। दोनों के ये साझे विषय होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे आपका शिक्षा हो गया, जैसे आपका ट्रेड यूनियन हो गया। तो इस प्रकार के लगभग 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हैं। देन आता है बाकी बचे हुए विषयों की सूची, अवशिष्ट सूची, रेजिडरी सब्जेक्ट इनको बोला जाता है। ऐसे कोई विषय जो बच जाएं, जो ऊपर की तीनों लिस्ट से ही बच जाएं, जो केंद्र लिस्ट में भी ना आए, जो स्टेट लिस्ट में भी ना आए, जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी ना आए, समवर्ती सूची में भी ना आए, तो उसको डाल देते हैं अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची पर आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अवशिष्ट विषयों की सूची है उस पर अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा, तो उस पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके लिए पावर शेयरिंग से रिलेटेड और संविधान की सूचियों से रिलेटेड एक ब्रीफ कंक्लूजन। आप इसको रिवाइज करिए और अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। चलो एक अच्छे से थॉट के साथ इसको समाप्त करते हैं आज के व्याख्यान को। कह रहा है कि कल से करेंगे यह शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। तो कभी भी अपने किसी भी विषय को कल पर ना टालिए। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी विचार, यानी बहुरी करेगा कब। बहुरी का मतलब होता है विचार, उस कार्य को करोगे कब। तो इसलिए इंजॉय योर प्रेजेंट टाइम। आज को आप अच्छा बनाइए, फ्यूचर आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और पास्ट की आप अच्छा था तो इंजॉय कीजिए, उसको याद कीजिए, बुरा था तो उसको भूल जाइए, और प्रेजेंट में रह के अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग करिए और फ्यूचर अपने आप ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।